नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त की बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगी रोक का कोई असर नहीं हुआ है। चने के दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। दिल्ली में फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन के 8 दिनों के बाद चने के दाम 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। दामों को काबू करने के सरकार के सभी कदम नाकाम साबित हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ है। चने के दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में फ्यूचर ट्रेडिंग यानी वायदा कारोबार पर बैन के 8 दिनों के बाद चने के दाम 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। कह सकते हैं दाम को काबू करने के सरकार के सभी कदम नाकाम साबित हुए हैं। बहुत इसमें कामयाबी नहीं मिली है। देश में दालों की किल्लत दूर करने के लिए नीति आयोग लॉन्ग टर्म योजना पर काम कर रहा है। इस बारे में आयोग ने सरकार को एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। आयोग का कहना है कि 2020 तक देश में दालों की किल्लत दूर कर ली जाएगी। दाल की ऊंची कीमतों के चलते बैकफुट पर आई केंद्र सरकार इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर काम कर रही है। 2020 तक देश में दालों की किल्लत को दूर करने के लिए नीति आयोग ने एक नई योजना बनाई है। इसे लेकर आयोग ने सरकार को एक प्रेजेंटेशन भी दी है। नीति आयोग ने दालों के करीब 50 से 60 लाख टन प्रोडक्शन और डिमांड गैप को भरने के लिए प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म यानी खरीद नीति को रिवाइव करने की सिफारिश की है। नीति आयोग ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR से कम समय में तैयार होने वाली दाल की किस्में डेवलप करने की सिफारिश की है। साथ ही आयोग ने कम से कम 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की सिफारिश भी की है। आयोग ने छोटे किसानों के लिए बैंक क्रेडिट 6% से बढ़ाकर 8% करने की बात कही है। तो हमें ऐसी नीति बनानी होगी कि अगले 5 सालों में कि हमारा जो 18 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है ये बढ़ करके 27 और 28 की तरफ में बढ़े। तो इसमें कई सारी चीज़ें, एक तो सबसे पहले ये करना होगा कि किसान को मोटिवेट करना होगा, प्रेरित करना होगा कि वो दालें उगाएं। इसके लिए MSP अच्छी रखनी पड़ेंगी। MSP रखने के साथ में उसको प्रोक्योर भी करें ताकि किसान को उसका रेट मिल पाए। रेट कई बार अभी ये भी होता है कि किसान ने उगा तो ली लेकिन उसको वो रेट नहीं मिल पाता है। तो एक ये इंश्योर करना पड़ेगा। अब एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। नीति आयोग ने दाल की ऐसी किस्म को डेवलप करने की बात कही है जिससे कम पानी वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती हो सके। कृषि क्षेत्र में फंड की समस्या से निपटने के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड के जरिए नाबार्ड को एक डेडिकेटेड फंड बनाने का भी सुझाव दिया है। नीति आयोग का कहना है कि इन उपायों से 2020 तक दालों के डिमांड और सप्लाई के गैप को कवर कर लिया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। अब बात स्मार्ट सिटीज की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कर दी। पहले फेज में 20 शहरों को चुना गया है जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जन भागीदारी से अपने आप में एक आंदोलन बन गया है। पीएम ने कहा कि भारत के लोग बहुत स्मार्ट हैं और अगर एक बार उनके हुनर का सही इस्तेमाल हो सके तो चमत्कार हो जाएगा। ये तस्वीरें देश का चेहरा बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की शुरुआत की। पहले चरण में चुने गए 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाओं का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में 14 परियोजनाओं को शुरू किया तो बाकी शहरों में करीब 1,770 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 69 परियोजनाओं की शुरुआत की। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। पहले फेज में इन 20 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा, यानी अब इन 20 शहरों में विकास रफ्तार पकड़ेगा। भुवनेश्वर, पुणे, सोलापुर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, नई दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बेलगाम,
दावणगेरे, कोयंबटूर, कोच्चि, चेन्नई, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी। आज किसी भी शहर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक का खास प्लान होगा। स्मार्ट सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने का ट्रेवल टाइम 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ होंगे। रिहायशी इलाकों में 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट की दूरी पर बस या मेट्रो की सुविधा होगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में 95% रिहायशी इलाके ऐसे होंगे जहां 400 मीटर की दूरी पर स्कूल होंगे और पार्क और रिक्रिएशन पार्क मौजूद होंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब ऐसे शहरों से है जहां बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था होगी। इन शहरों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन, शहर में आने जाने के लिए परिवहन के बेहतरीन साधन होंगे। साथ ही तकनीकी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, नागरिकों की सुरक्षा, शासन में नागरिकों की भागीदारी जैसी कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करना है। अब तक देश के 33 शहर इस स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार के पहले बजट में घोषणा की गई थी। इसके लिए बजट में 7,060 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इस योजना के तहत चुने गए शहरों को आने वाले 5 सालों तक 100 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। उम्मीद यही है कि एक दूसरे से स्मार्ट दिखने को लेकर शहरों के बीच भी होड़ शुरू होगी, जिससे राज्य सरकारों पर भी तेजी से काम करने का दबाव बढ़ेगा। अरुण मेहत्रे, जी मीडिया, पुणे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। अरविंद केजरीवाल के आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि उन्होंने कभी भी आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं की, बल्कि दूसरे तरीके से आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया। आरटीआई के जरिए मिले जवाब का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया कि एंट्रेंस में रैंकिंग और मार्क्स का जिक्र नहीं है। I also have distributed to you the RTI answers on Mr. Kejriwal's IIT entrance. It now turns out that Kejriwal did not come through the competitive exams. What the first page of that shows is the RTI reply, and the last column of that, or the last row of that, it shows that Kejriwal has no rank and the money, the marks he got in the entrance exam. बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर पलटवार किया है। एक फेसबुक पोस्ट करके स्वामी के वेटर वाली ट्वीट पर निशाना साधा। वाड्रा ने लिखा, क्या वेटरों का स्वाभिमान नहीं होता? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयान से वेटरों की मेहनत की अहमियत कम कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी दूसरों को नीचा दिखाने वाली है, अपमानजनक है। वाड्रा के पोस्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब भी दिया। Well, I should have said that Mr. Vadra should concentrate on staying out of jail instead of making political comments. 23 जून को स्वामी ने मोदी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। स्वामी ने लिखा था, बीजेपी को अपने मंत्रियों को कहना चाहिए कि वो विदेशी दौरों पर पारंपरिक और आधुनिक भारतीय कपड़े पहने। स्वामी ने लिखा था, कोट और टाई में वो वेटरों जैसे नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनेश मोहनिया पर 22 जून को कुछ महिलाओं ने बदसलूकी और मारपीट का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मोहनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसकी डेडलाइन आज 12 बजे खत्म हो गई। थाने नहीं पहुंचने पर आज बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस ने मोहनिया को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मोहनिया और पुलिस की बहस भी हुई। जो बयान में महिलाओं ने क्या कहा उसमें, ये मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी एक और केस है गोविंदपुरी थाने में, उसका अलग से होगा। ये अरेस्टिंग है, अभी हम मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे।
22 जून को कुछ महिलाएं पानी की समस्या लेकर विधायक के दफ्तर पहुंची थी, जहां उनसे बदसलूकी हुई। कल पीड़ित महिलाओं ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। महिलाओं ने बयान में दिनेश मोहनिया पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। बयान के आधार पर पुलिस ने 3 गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आप विधायक दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधा। दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने नेपसराय थाने के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, मोदी ने दिल्ली में इमरजेंसी लगा दी है। दिल्ली ने जिन्हें चुना उनके खिलाफ झूठे केस फाइल कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे डाले जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है। मैं नहीं समझता देश की राजनीति राजधानी के अंदर, विधायक के दफ्तर के अंदर, हजारों लोगों के बीच एक विधायक औरतों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म कर सकता है। कोर्ट और जुडिशरी को अभी बख्श रखा है, बड़ी मेहरबानी है आम आदमी पार्टी की, नहीं तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जिस पर ये आरोप ना लगाए। तो मैं तो पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये दिल्ली की सरकार और उसके विधायक मारपीट पे आते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखने के लिए एकदम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इससे पहले भी एएपी के कई विधायक विवादों में रहे हैं। बीएसपी से बगावत कर पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से जुड़ने की अटकलों के बीच आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मौर्य को स्वार्थी और गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि मौर्य के पार्टी छोड़ने से उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मौर्य ने पार्टी छोड़कर पार्टी का उपकार किया है। दिन रात फोन आ रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये गद्दार आदमी पार्टी छोड़कर चला गया। बहुजन समाज पार्टी का अब तक का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे स्वार्थी व गद्दार लोग जैसे अनेकों या जो भी लोग समय समय पर बीएसपी को छोड़कर गए हैं तो वो अकेले गए हैं, उनके साथ उनका समाज नहीं गया। और इतना ही नहीं तो कुछ समय के बाद जो लोग पार्टी को छोड़कर गए अपने स्वार्थ की वजह से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, जो लोग भी बीएसपी को छोड़कर गए तो वो खत्म हो गए, नजर नहीं आए। राजनीति में उनका आता पता कहीं नहीं मालूम पड़ा है। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि मायावती तानाशाह हैं और सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित समाज बीएसपी को छोड़कर उनके साथ आएगा। मायावती की घबराहट साफ झलक रही है। मौर्य ने फिलहाल अपनी आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया और कहा कि आने वाले दिनों में वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सम्मानजनक उन्होंने न बोलना कभी सीखा है, न किसी को सम्मान देना जानती। सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक, सांसद, पदाधिकारियों तक को उन्होंने अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है। और बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सुश्री मायावती जी को घुटना टेकना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में आकर के वो इतनी घबराई हुई हैं कि उन्होंने निकाले गए विधायकों को भी विनती करके बुलवाया, उनकी निष्कासन रद्द कर वापसी की, उनका कटा हुआ टिकट वापस किया, यहां तक कि जो उनसे पैसा ली थी वो भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही स्टैंड है जिसके नाते सुश्री मायावती जी को आज घुटना टेकना पड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विरोध के बाद कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय अब नहीं होगा। ये फैसला आज एसपी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। बैठक में अखिलेश ने कहा इस विलय से पार्टी और सरकार पर बुरा असर पड़ेगा। रामगोपाल यादव ने भी अखिलेश का समर्थन किया। विलय के समर्थन में रहे शिवपाल यादव चुप रहे। कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार दिया गया है पुनर्गठन करने का, वो नेताजी करेंगे। ये भी तय हुआ कि विलय में अहम भूमिका निभा रहे बर्खास्त मंत्री बलराम यादव की मंत्रिमंडल में वापसी होगी। बैठक में बलराम यादव ने सफाई भी दी, कहा आगे ऐसा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने बलराम यादव को मना किया था कि मुख्तार की पार्टी से विलय की कोशिश न करें। बावजूद इसके बलराम यादव, अंबिका चौधरी और नारद राय शिवपाल यादव के पास चले गए। 21 जून को शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल के एसपी में विलय का ऐलान किया।
फैसले से नाराज अखिलेश ने बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 6 साल की बच्ची वैशाली यादव से मिलने पहुंचे। वैशाली यादव के दिल में छेद था और डॉक्टर ने वैशाली को सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वैशाली ने पीएम मोदी को चिट्ठी लेकर मदद की गुहार लगाई थी। पीएम मोदी की मदद से उसका सफल इलाज हुआ। वैशाली अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। एक्चुअली हम लोग अंदर गए तो उन्होंने सबसे पहले वैशु इधर आओ करके इसे बच्ची की तरह बुलाया, वैशु इधर आओ, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है करके। तो ये अंदर गई, इन्होंने उनका पाँव छुआ। कम से कम उन्होंने 10 मिनट हमको टाइम दिया, 5-10 मिनट। और हाँ खुद मिली, उसको पूछा अभी कैसा है तबीयत, तुम्हारी तबीयत वगैरह अच्छी है करके उसने बताया। मोदी जी को वैशु करके आवाज़ करके देखिए इसको बुलाया बच्ची के। कल एक ऐतिहासिक फैसला किया ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने का। ब्रेक्सिट का असर न केवल देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा, बल्कि आप और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। हालांकि जहां स्टूडेंट्स के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है, वहीं पर्यटकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्रेक्सिट का असर, छात्रों के लिए राहत, पर्यटकों की बढ़ेगी परेशानी। ब्रेक्सिट का यह फैसला कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आया है तो कुछ के लिए यह परेशानी भरा साबित हो सकता है। पाउंड में हुई गिरावट छात्रों के लिए खुशखबरी बन सकती है, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुके ब्रिटेन में पढ़ाई करना सस्ता हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिटेन में घूमने का मन बना रहे हैं तो ये आपको कुछ परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि पाउंड में गिरावट के चलते टूर ऑपरेटर्स आपसे सरचार्ज वसूल सकते हैं। वहीं EHIC यानी यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सुविधा यूके में आपको मिलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने पर्यटकों के लिए मोबाइल रेट कम किए थे, जो ब्रेक्सिट के बाद यूके में होंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। वहीं सस्ते फ्लाइट टिकट और फ्लाइट में देरी होने की सूरत में नुकसान की भरपाई कितनी होगी ये भी कहना मुश्किल है। यानी ब्रेक्सिट के इस फैसले ने आम लोगों की जिंदगी पर भी खासा असर डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अब कार ही नहीं, आप बाइक और स्कूटर भी सीएनजी से चला सकेंगे। सरकार ने सीएनजी से चलने वाले स्कूटर को लॉन्च किया है। सरकार ने इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि सीएनजी 2 व्हीलर से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार राजधानी दिल्ली की आबो हवा सुधारने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सीएनजी कार, बस, ऑटो के बाद अब 2 व्हीलर्स की बारी है। बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी से चलने वाली 2 व्हीलर्स दौड़ते नजर आएंगे। सरकार ने अपनी तरह के पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली से की है। सीएनजी 2 व्हीलर्स के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 50 स्कूटरों के साथ की। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया है। आईजीएल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर हवा बदलो अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत सीएनजी से चलने वाले 2 व्हीलर्स को प्रमोट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन स्कूटर्स का माइलेज काफी अच्छा है, जिससे आपकी जेब पर बोझ भी घट जाएगा। सीएनजी 2 व्हीलर्स में 2 सिलेंडर होंगे। हर सिलेंडर की क्षमता 1 किलो सीएनजी की है। दावा किया जा रहा है कि 2 लीटर सीएनजी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा, यानी 1 किलो सीएनजी में 60 किलोमीटर का सफर तय होगा। गेल का दावा है कि सीएनजी 2 व्हीलर्स से ट्रैवल कॉस्ट करीब 40% तक घटेगी। इस तरह सीएनजी 2 व्हीलर्स पेट्रोल के मुकाबले कम खर्चीला होगा। यही नहीं, प्रदूषण पर भी सीएनजी 2 व्हीलर्स से लगाम लगेगी। सरकार का दावा है कि पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी से 75% कम हाइड्रोकार्बन और 20% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। डोमिनो के साथ एक्टिवा स्कूटर में, और मैं बधाई देता हूं, मेरे को कहा गया आई टुक, शायद ये मेक इन इंडिया का एक नया उदाहरण है। प्रदूषण से परेशान केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए
2 बार ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर चुकी है। हालांकि दोनों बार इस फॉर्मूले से टू व्हीलर्स को बाहर रखा गया था, जिस पर काफी सवाल उठे थे। जबकि सर्वे में पाया गया था कि दिल्ली में ही करीब 55 लाख टू व्हीलर्स हैं, जो 30% प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब सीएनजी टू व्हीलर्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को कितना सफल बना पाती है और इससे दिल्ली का प्रदूषण स्तर कितना कम होता है। 1 महीने के बाद सरकार दूसरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।